किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाएं, कम पानी में अच्छा उत्पादन पाएं। सहजन की खेती किसानों के लिए लाभकारी। घटते हुए भूमिगत जल स्तर और वर्षा की अनियमितता के चलते प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है। इसलिए किसानों को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो इस विधि से सिंचाई करने से कौन कौन से लाभ हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ दीपक चौहान। जैसा कि हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है और चाहे हम पीने के उसमें उपयोग करें या खेती में उपयोग करें, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम हो रही है और भूजल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो उसी को हम देखते हुए कि हम पानी को कैसे बचा पाएँ और उसको बचाते हुए हम अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से उस पानी का कर पाएँ। सिंचाई में जो आधुनिक विधि है अपनी और सबसे सुलभ विधि है टपक सिंचाई विधि, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। उसके बाद में आता है कि सिंचाई पद्धति से जो फायदा होता है कि जो बूंद बूंद करके टपकता है तो सिर्फ पौधों की जड़ों के पास में जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ खरपतवार उसकी जड़ के पास में थोड़े बहुत होते हैं, अतिरिक्त बहा के पानी नहीं जाता है, तो खरपतवार की समस्या कम से कम रहती है। जो खरपतवार अगर कम से कम होगा तो उससे हमारे रोग भी कम आएंगे। खरपतवार निकालने के लिए भी हमको जो मजदूर ज़्यादा लगते हैं तो वो मजदूरों की भी एक कमी आएगी कि हम अपना जो है कि लागत हम किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो पानी की भी हमारी लागत कम हो गई और हमारी मजदूरों की भी लागत हमारी कम हो गई है। फिर आता है कि इसमें हम जो हमारे घुलनशील वाले खाद है हम इसके द्वारा टपक के द्वारा हम सीधे पौधों की जड़ के पास में देंगे, तो क्या होता है कि जो खाद और पानी की उपयोग क्षमता है इस सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जब हम बहा के पानी देते हैं तो रोग क्या होता है कि एक फसल से दूसरी फसल में चले जाता है। तो वो क्या है कि बूंद बूंद करके जब पानी टपकेगा तो रोग ग्रसित पौधा सिर्फ एक ही जगह रहेगा और उसमें हम आसानी से उसका नियंत्रण भी कर सकते हैं, चाहे हम दवाइयों से करें या किसी और जो जैविक या रासायनिक से इनसे हम बूंद बूंद करके अगर देंगे तो वो सीधे पौधों की जड़ के पास में करके उसका रोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक चीज़ फायदेमंद इस सिंचाई में है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है।
लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में टपक सिंचाई पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी रहती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले मुख्यतः ये रहता है कि एक पंपिंग यूनिट रहती है, हेड यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें पंप सेट आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि एक जो कुछ वॉल लगे रहते हैं हमारे, जैसे नॉन रिटर्निंग वॉल लगा रहता है, एक बाईपास वॉल लगा रहता है, एक वेंचुरी रहती है, ये हम लगाएंगे। मेन लाइन हमारी मुख्यतः रहती है कि फिर उसके बाद में आता है सब मेन लाइन, उप मुख्य लाइन आती है। फिर आता है हमारा उप मुख्य लाइन के बाद में लेटरल आती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि एक ड्रिपर आता है, जहाँ से कि वो ड्रिपर लेटरल में लगे रहते हैं और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। तो ड्रिपर किसान भाइयों को बताऊंगा कि दो प्रकार के रहते हैं, एक ऑनलाइन रहता है, एक इनलाइन रहता है। तो जो सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई इनलाइन का उपयोग करते हैं, कि जो कि कंपनी से बना उसके अंदर आता है, उसमें हम ऊपर से कोई छेद नहीं करते। फिर आता है कि जो उद्यानिकी की फसलों के बारे में करते हैं, जो भी अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें अगर हम सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे तो वहाँ पे हम ऑनलाइन का उपयोग करेंगे। वहाँ पे कि हमको किस पौधे के लिए कितनी मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम वो ड्रिप लगाएंगे। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। आपसे बात करना चाहेंगे कि इस प्रणाली में इसकी देखभाल भी एक महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में जो प्रेशर की एक बात है कि दाब हमारा इस प्रणाली में कितना होना चाहिए, तो वो दाब के लिए हमारे जो पाइप भी रहते हैं वो उन पे लिखा भी रहता है कि कितने प्रेशर का ज़्यादा से ज़्यादा वो झेल सकता है। क्योंकि क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं से न कहीं से पाइप फटेगा, लीकेज हो की समस्या आएगी। तो वो प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे पाइप थोड़ा सा फट रहा है तो हम उसको अनदेखा ना करें। तो जहाँ पे लीकेज हो रहा है, जहाँ पे कहीं पाइप फूट रहा है, तो उसको हम उसी वक्त उस समस्या का हल वहीं पे करें और उस लीकेज को वहीं पे बंद कर दें। जब भी चालू करें हम प्रतिदिन ये हम देखें कि हमारे ड्रिपर में पानी सही से आ रहा है, यानी किस ड्रिपर में पानी कम आ रहा है, ये हम देखते रहे। इस प्रणाली में जब हम ये खाद और उर्वरक दें तो हम इसको खोल के 5-10 मिनट चला के, अच्छा पानी जब तक नहीं आए तब तक हम चलाते रहें और फिर वापस से इनको बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक बात करेंगे कि जब हमारा ये अगर ड्रिपर चौक हो जाता है, वहाँ से पानी आना बंद कर देता है, तो एक ये है कि जिस पानी में काई की समस्या, अगर हमारे लेटरल में और इनमें काई की समस्या आ गई है, काई आने लग गई है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग कर सकते हैं या हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा हम इसका जो है कि काई की समस्या को दूर कर सकते हैं। और वो घोल को पूरा पाइपों में डालना पड़ेगा और अगले 24 घंटे तक उसको हमको रखना पड़ेगा। और 24 घंटे तक रखने के बाद में इसकी सफाई करेंगे अगले 24 घंटे के बाद में। फिर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। अपने यहाँ पे सभी के यहाँ एक उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो उद्यान विस्तार अधिकारी है उनसे अपन संपर्क कर सकते हैं। और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार से इसमें छूट है, अलग अलग योजनाएं भी है इसमें। तो आप उनसे मिलके अपन पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कितने प्रतिशत में सब्सिडी मिल रही है और आपको ये लेने के लिए और कितने एकड़ में लेने के लिए, किस फसल में लेने के लिए क्या क्या कागज़ भी लगेंगे और किस प्रकार से आप इसको लेने के लिए कहाँ पे आप जाएं, ये कहाँ पे जाके अपना फॉर्म दें। तो आप उनसे मिलके अपना ये चीज़ कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये प्रणाली लेनी है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। इससे आयुर्वेदिक दवाएं तैयार की जाती हैं। साथ ही इसे सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें इसकी खेती, इस बारे में बता रहे हैं बागबानी विशेषज्ञ डॉक्टर AM अंसारी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ सहजन के बारे में। मोरिंगा सहजन, इसको कहीं पे सूटी, कहीं पे ड्रम स्टिक, कहीं पे कुछ और नाम से लोग जानते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। इसका फली जो है उसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल को भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नन्हे नन्हे जो कोमल पत्ते होते हैं उसको भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है, सब्जी है। इसके फूल, पत्ते, फल, छाल सभी चीज औषधीय के रूप में इस्तेमाल होता है। सहजन एक पुरानी फसल है जिसकी खेती किसान भूल ही गए थे, लेकिन अब औषधि क्षेत्र और लोगों के बीच इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। सहजन में 300 से अधिक रोगों की रोकथाम के गुण होते हैं। इसमें 92 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। कुपोषण और एनीमिया रोग में सहजन फायदेमंद होता है और यह एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बहुत ही अच्छी दवा है। अब इसके लिए है कि अगर कुछ किस्में अब ऐसी विकसित हो गई है, जैसे इसमें 12 मासी प्रभेद भी उपलब्ध किए हैं। इसके अलावा ब्रोहित 1 है, कोयम्बटूर 2 है, PKM 1, PKM 2 है। इसके अलावा और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानीय किस्में हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। ये बीज मंगाएंगे तो छोटे छोटे हल्के बीज इसके आते हैं। तो इन बीजों को आप क्या करेंगे, पहले रात भर पानी में इसको डाल के भिगो देंगे। उसके बाद सुबह में इसके ऊपर जो छिलका होता है उसे हटा देंगे और अंदर जो इसका दाना होता है, गुठली होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, उसकी आप बुआई करेंगे। या तो आप नर्सरी में इसकी बुआई करें या सीधी बुआई कर सकते हैं। देखिए, लगाने का आमतौर पर जाड़े को छोड़ के किसी भी मौसम में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मौसम होता है फरवरी मार्च का महीना। इस समय आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि फरवरी मार्च के महीने में अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं, इसकी रोपाई करना चाहते हैं, तो आपको सिंचाई का उत्तम प्रबंध आपको देख लेना होगा। वो ऐसे जगह पे करेंगे। अगर आप बरसात के मौसम में इसकी बुआई करते हैं, सिंचाई का साधन नहीं है, तो ऐसे ज़मीन पे करें जो बलुआही दोमट किस्म का हो और जल निकासी के साधन हो। अगर जल जमा होगा तो जो नए पौधे लगाएंगे या इसकी कटिंग लगाएंगे, टहनियों को आप लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। जल धारण नहीं सहता है, जल जमाव को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप बड़े पैमाने पे खेती के तौर पे लगाना चाहते हैं तो दूरी क्या होनी चाहिए, कतार से कतार 3 मीटर दूरी होनी चाहिए, पौधे से पौधे 3 मीटर दूरी होनी चाहिए। आप 60 से 90 सेंटीमीटर की तक के 60 से 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का पीट बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसमें समुचित मात्रा में कंपोस्ट डालेंगे, राख डालेंगे। अगर आपके पास करंज की खली है तो आधे केजी प्रति गड्ढा के हिसाब से करंज की खली भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये बताते चले कि प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। यानी प्रति गड्ढा 50-50 ग्राम अगर हम डाल देते हैं DAP और 50 ग्राम पोटास तो आपके लिए ये सफिशियंट होगा। अब अगर तेज हवाएं चल रही हो, इसका अंदेशा है, तो आप लकड़ी का सहारा देके इसको जो H शेप देते हैं, 2 लकड़ी दोनों साइड बांध दे, बीच में एक और लकड़ी बांधे और इसको सहारा देके आप इसको खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं।
और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरन और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। अगर आप गर्मी में आप इसमें मूंग ले सकते हैं, कुछ सब्जियां ले सकते हैं, तो आप उस सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जैसे टमाटर की खेती कर सकते हैं गर्मी में महीने में, भिंडी की खेती कर सकते हैं। लत्तर वाली सब्जी की खेती करेंगे, लौकी, नेनुआ, झींगे, करेला का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आपके जो है इसके उसमें लत्तर चढ़ जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो परहेज करेंगे आप लत्तर वाली सब्जी की खेती करने में शुरुआती दिनों में। तो इस तरह से आप अंतर फसल लेके इसे दोगुनी आमदनी कर सकते हैं। और हम ये बताते चले कि जब आप एक बार इसकी बुआई फरवरी मार्च में कर दिए हैं, लगा दिए अपने खेतों में, तो सितंबर अक्टूबर में इसका उत्पादन आपको मिलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अधिक फूल आया है तो 50% फूल को आप हटा के फूल को बेच सकते हैं और 50% को छोड़ देंगे, उससे भी आपको सफिशिएंट आपको सहजन का फलियां मिलेगा। उन फलियों को आप बेच के अच्छी लाभ आप कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये एक बहुत ही लाभकारी सब्जी है। बाजार में इसका बहुत अधिक मूल्य होता है। अगर इसका आगात फसल आप ले पाते हैं, ऑफ सीजन लेते हैं, तो इसमें आप 80 रुपये 100 रुपये प्रति केजी के दर से इसकी फलियों को आप बेच पाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यम कालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी दिनों में साफ से छिटपुट बादल रहने व वर्षा नहीं होने का अनुमान है। चने की फसल में सतत निगरानी रखें। चने की फसल में इल्ली की संभावना हो सकती है, अतः इल्ली दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु टी आकार की खूंटी 50 प्रति हेक्टेयर लगावें व इल्ली का प्रकोप बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार इंडास्कार्प 500 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सरसों की फसल में इस समय माहू की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाक्जाम 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में दीमक दिखाई देने पर दीमक की बामियों को नष्ट करें और बामियों में ईडीबी एम्यूल तोड़कर डालें व गीली मिट्टी से बंद करें तथा गेहूं में दीमक के बचाव हेतु 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा प्रति हेक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ दें। संभावित मौसम में पपीता में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाक्स 25 EC 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च व टमाटर में इस समय लीफ कर्ल की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाक्जाम 25 WG 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। गोभी, बंद गोभी में इस समय माहू की संभावना हो सकती है,
अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीम का तेल 1.5 से 2 लीटर को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। संभावित मौसम में इस समय पशुओं में बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनके बचाव हेतु क्लीनर या ब्यूटाक्स नामक दवा को 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगावें तथा इसके उपरांत पशु को 1 घंटे बाद नहलावें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धौलाई, जिला भिंड के कृषक मयंक शर्मा ने। यह अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मयंक शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में अरहर की फसल में पुष्पन और फलन की अवस्था है। ऐसी स्थिति में किसान अरहर की फसल की सतत निगरानी करते रहें, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव होने के कारण कीटों का प्रकोप होना संभावित है। तो इसके लिए किसानों को सलाह देते हैं कि वो अपने खेतों की सतत निगरानी करते रहें और फलियों को तोड़ करके, अगर समझ में आता है कि इसमें छेद है या कुछ है तो तोड़ करके देखें उसको, तो उसके अंदर आपको इल्लियाँ मिलेंगी, उनके बीट मिलेंगे, अंडे मिलेंगे। ऐसी अवस्था में केवल एक ही उपचार की स्थिति बनती है, वो है रासायनिक उपचार। किसान भाइयों, फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए फसल में 6 से 7 फेरोमेन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं और इसके साथ ही फसल में लाइट ट्रैप का प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अरहर की फसल को फली बेधक कीट से बचाने हेतु NPV की 250 एली का समतुल्य पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो रासायनिक दवा का छिड़काव करें। कि यदि कीड़ों का प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप दिखता है तो इमामेक्टिन बेंजोएट करके एक दवाई आती है, 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और फसलों में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि फसल पूरी तरह से, पेड़ जो है नम हो जाए, उसमें सभी जगह स्प्रे पहुंच जाए। यदि अरहर की फसल में रोगों की बात करें तो दलहनी फसलों में, खासकर अरहर में उकठा रोग का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है और वो भी जब फसल पूरी तरह से ग्रोथ कर जाती है और पुष्पन और फलन की अवस्था में आती है, उसी समय उकठा रोग का ज़्यादा प्रकोप होता है और पूरी फसल सूख जाती है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जिस समय खड़ी फसल में उकठा रोग का प्रकोप होता है उस समय कोई भी दवाई काम नहीं करती है। उसका केवल एक ही उपचार होता है कि जहाँ पौधे सूख रहे हैं उनको, पौधों को उखाड़ करके और किसी सुरक्षित गड्ढे में, जगह में ले जा करके उसको दबा दें। दूसरा ये ध्यान रखें, जहाँ से पौधे उखाड़े गए हैं वहाँ उस स्थान पर बाविस्टीन का घोल बना करके और छिड़काव कर दें, ताकि वो रोग जो है दूसरे पौधों पर प्रभाव न डाल सके, उनको प्रभावित न कर सके। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि इस रोग से निजात पाने के लिए बोनी के समय ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये है कि उकठा निरोधी जातियों का उपयोग करें, बीज उपचार जरूर करें किसी भी सिस्टमिक फंजीसाइड से। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें
कि जिन खेतों में उकठा रोग का प्रकोप बार बार होता है वहां फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र से उकठा रोग का निदान सबसे बड़ा कारगर उपाय है। मेरे द्वारा बताई गई अरहर की फसल की कुछ तकनीकियां, यदि इनका आप समुचित उपयोग करते हैं और समय से उसका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अरहर की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकेगा। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी